प्रभात बच्चे, वर्ग 8 के लिए व्याकरण अध्याय 7 और अध्याय 8 लेकर उपस्थित हैं आपके सामने। इन दोनों पाठ को एक साथ पढ़ने का कारण था क्योंकि इन दोनों को एक साथ समझा जा सकता था। पाठ 7 का नाम है शब्द रचना उपसर्ग और पाठ 8 का नाम है शब्द रचना प्रत्यय। सबसे पहले हम उपसर्ग की बात करेंगे। तो उपसर्ग की परिभाषा, अगर हम परिभाषा को लेकर चलते हैं, परिभाषित करते हैं उसके तो वैसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर दे, उपसर्ग कहलाते हैं। इसकी परिभाषा में ही इसकी विशेषता बच्चे निश्चित है, मिल जाती है कि जो शब्द और शब्दांश, यहाँ दो बातें आई है, शब्द भी आए हैं और शब्दांश भी। प्रत्यय में एक ही बात होते हैं, वहां पर शब्दांश होते हैं। यानी उपसर्ग में मिलने वाले शब्द और शब्दांश, जब शब्द हैं तो उसके अर्थ होंगे ही, हम उन्हें उसे ही शब्द करते हैं कि जो कोई अर्थ स्पष्ट करता है, शब्द कहलाता है ना। तो या इसमें जो शब्द मिलने वाले होंगे, यानी उपसर्ग के जो शब्द होंगे वह अर्थ को प्रकट करते हैं, या शब्दांश होते हैं। तो शब्द या शब्दांश किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ परिवर्तित करते। परिवर्तित कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले उपसर्ग से पहले जो अर्थ होता था और उपसर्ग के बाद जो अर्थ होते हैं, दोनों के अर्थ में भिन्नता आ जाती है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि जैसे धर्म है, धर्म अब अप्रत्यय के साथ लगा तो हो गया अधर्म। अब देखें कि धर्म और अधर्म में कितना अंतर है। नीति अनीति, जब हम व्यवस्थित किसी बनाए गए नियम पर हम चलते हैं, अपने आप को ढालते हैं, तो वो नीति होते हैं। अनीति इसके ठीक विपरीत हो जाते हैं, है ना। तो क्या होते हैं, इसमें अर्थ परिवर्तित होना निश्चित होता है। तो ये होते हैं आपको उपसर्ग। अब उपसर्ग बच्चे शब्द बना लेते हैं, है ना। तरह तरह के वो शब्द बना लेते हैं, कुछ सही बनाते हैं, कुछ गलत बन जाता है उनसे। तो उनको ठीक करने का सबसे बढ़िया क्या तरीका है कि हम क्या करेंगे, उपसर्ग के जो शब्द हैं या शब्दांश, उसको हम अलग करते हैं। अगर अलग करने के बाद जो शब्द बचता है उसका कोई अगर बोध होता हो या कुछ अर्थ स्पष्ट होते हों, और उसके बाद जो शब्द हम उपसर्ग मिलाते हैं, दोनों के मिलने के बाद कोई अर्थ में परिवर्तन होता है, अगर ऐसा होता है तो हम मानते हैं कि हमने उपसर्ग बनाने में या शब्द रचना, उपसर्ग के द्वारा शब्द रचना कर ली है। उपसर्ग की बात करते हैं तो उपसर्ग के 5 तरह के भेद कह सकते हैं, होते हैं, है ना। ये 5 तरह के अलग अलग शब्दों का एक तरीका होता है बनाने का, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत के उपसर्ग, है ना। वैसे उपसर्ग जो संस्कृत से आए हैं। उपसर्ग पर ध्यान देने की सबसे बड़ी बातें क्या है कि उपसर्ग में हमें जो शब्दांश होते हैं या शब्द होते हैं, उसको अर्थ को जानना अति जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। अगर हम नहीं जानते हैं तो हम नहीं समझ सकते हैं। अगर हम उसका अर्थ जानते हैं, जैसे दूर का अर्थ हुआ, या अभी का अर्थ हुआ, अधि का अर्थ हुआ, है ना। अनु का मतलब हुआ क्या, समीप, या अनु का मतलब हुआ पीछे। अगर हम ये नहीं जानते हैं तो शब्द रचना में हमें मुश्किल होगी, है ना। तो अगर हम बात करते हैं, पहला है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग की बात हम करते हैं, जिसमें अभी, अधि, अनु, ये सभी क्या है, संस्कृत के उपसर्ग, है ना। अब है संस्कृत के उपसर्ग। दूसरा बारी आती है हिंदी के उपसर्ग। बच्चे, कोई विशेष उसकी पहचान नहीं है संस्कृत के उपसर्ग में, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जिसमें हलंत रहते हैं वो प्रायः संस्कृत के ही उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन जो संस्कृत के उपसर्ग से जो शब्द बनता है, वो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये संस्कृत के उपसर्ग से शब्द बना है ना। कोई विशेष अंतर इसमें नहीं दिखाया गया है, ना व्याकरण की पुस्तक में दी गई है। अब हम बात करते हैं हिंदी के उपसर्ग। जिस तरह से संस्कृत के उपसर्ग थे, उसी तरह से उसमें अर्थ छिपा होता था। इसमें क्या होते हैं, अर्थ स्पष्ट होते हैं हिंदी में। जैसे अध हुआ, अन हुआ, निर हुआ, भर हुआ। भरपेट, भरपूर और भरसक, भरपाई, ये सब क्या है, भर मिलते गए हैं। अब यहाँ पाई, पेट, पेट में भर लगा तो भरपेट। पेट अलग चीज है, भरपेट अलग अर्थ
प्रकट कर रहा है, तो उपसर्ग की यही पहचान है जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। आगे बात करते हैं, उर्दू के भी उपसर्ग होते हैं, है ना, उर्दू से भी उपसर्ग आए हैं, जैसे कम, गैर, बद, हाँ, बदनसीब, बदकिस्मत, बदबू, है ना, बदचलन, बदनाम, बे, बेसमझ, बेईमान, बेजबान, है ना। तो इस तरह से ये क्या है, उर्दू के उपसर्ग। उसी प्रकार आते हैं बात अंग्रेजी के उपसर्ग। अब अंग्रेजी के उपसर्ग उदाहरण के तौर पर बहुत कम मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं, हम इसकी चर्चा करेंगे। जैसे हेड है, तो हेड शब्द से क्या बना, हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड बॉय, है ना। तो कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि अंग्रेजी के उपसर्गों के बारे में बताएं, है ना। एक और बात बताने की थी बच्चे यहाँ पर कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के अव्यय होते हैं। अव्यय आप जानते हैं कि जो विकारी शब्द, अविकारी शब्द जो लिंग वचन कार्य के चलते नहीं बदलते हों, उसमें आते हैं अन, अंतर, पुरा, सत। इस तरह के जो शब्द हैं ये माने जाते हैं संस्कृत के अव्यय। हम बात करते हैं प्रत्यय की। प्रत्यय वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है ना। अब है शब्दांश, यानी प्रत्यय में लगने वाले जो शब्दांश होंगे उसका कोई अर्थ नहीं होगा, है ना। तो जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ बदल देता है वह कहलाता है आपका प्रत्यय। प्रत्यय की बात करते हैं तो उदाहरण के तौर पर ता, त्वा, पन, हट, बट, ये सब क्या है, प्रत्यय है ना। ता, त्वा, लिखित्वा, पढ़ित्वा, है ना। पन, बचपन, लड़कपन, है ना। ता, त्वा, पन, हट, है ना, तो लिखावट, है ना। तो ये क्या है, ये सभी क्या प्रत्यय के मैंने उदाहरण दिए आपको। अब यहाँ के प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृदंत और तद्धित। बात करते हैं कृदंत की, तो याद रखें बच्चे, क से अगर कृदंत है तो क से क्रिया को याद करना होगा। मैंने आपको बताया था कि विकारी 4 ही होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो हम क्रिया की बात करते हैं, बाकी 3 की बात हम तद्धित में करेंगे। तो कृदंत की यहां पर हम बात करते हैं, तो कृदंत क्या होते हैं, क्रिया में जब प्रत्यय शब्दों का, शब्दांश का इस्तेमाल करके जब शब्द बनते हैं तो हम उसे प्रत्यय शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं, जैसे घट क्या है, धातु है, उसमें अना प्रत्यय लगा तो घटना, अना प्रत्यय है, घट धातु है, यानी अना प्रत्यय लगाकर धातु में क्रिया बनाया जाता है, ऐसा किताबों में लिखा गया है। रच, रचना, सूच, सूचना, है ना। तो इस तरीके से जब क्रिया के साथ हम अना प्रत्यय का, जब धातु के साथ, मूल शब्द के साथ अना प्रत्यय लगाते हैं तो वो क्रिया बनता है। यानी क्रिया में लगने वाले शब्दांश को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसे कृदंत। क से क्रिया, क से कृदंत। आगे हम बात करते हैं जो बचा, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो इनमें जब लगता है, इनमें जब प्रत्यय का इस्तेमाल किए जाते हैं तो उस प्रत्यय को बोलते हैं हम तद्धित, है ना। अब यहां पर कृत प्रत्यय को कृदंत भी बोला जाता है। हम तद्धित की अब बात हम करते हैं। तद्धित संज्ञा अगर है, दूध है, तो दूध में वाला जो शब्द लगा, पैसे वाला, दूध वाला, है ना। तो ये सभी क्या हो गए, ये आपके तद्धित के उदाहरण हैं। और भी बहुत सारे तद्धित के उदाहरण हैं। जैसे अगर ई की बात करते हैं, छोटी की बात, तो किशोर, किशोरी, पुत्र, पुत्री, शास्त्री, दंत, है ना, दंती, है ना। इक प्रत्यय अगर हम बात करते हैं तो धर्म से धार्मिक, दिन से दैनिक, पुराण से पौराणिक, है ना। तो इस तरीके से ये शब्द बनते हैं, है ना। उसके बाद हम बात करना है 2 और बातों की। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि एक बार एक उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ लगते हैं। वैसे शब्द कुछ होते हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों देखा जाता है। जैसे एक हम उदाहरण लेते हैं, सुलभता। लभ शब्द है, सु प्रत्यय उपसर्ग लगा तो सुलभ हो गया। लभ क्या है, आपको शब्द है, सु इसमें लगा क्या चीज, उपसर्ग लगा तो सुलभ हो गया, और ता इधर प्रत्यय लग गया तो शब्द बन गया सुलभता। ता प्रत्यय है। आगे हम बात करते हैं अपूर्णता। पूर्ण शब्द है, अ उपसर्ग लगा तो अपूर्ण शब्द बन गए, ता प्रत्यय लगा, अपूर्णता। निर्दयी, है ना। तो दया, दय यहां पर शब्द है, और निर क्या हो गया, निर आपको उपसर्ग लगा तो निर्दय हो गया, और यहां पर ई लग गया तो निर्दयी, है ना। तो कभी कभी
क्या होते हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों देखे जाते हैं। एक और बात आपको करना है बच्चे, आपके साथ चर्चा करनी है कि एक साथ दो प्रत्यय का भी इस्तेमाल होता है ना। इसको हम देखते हैं। जैसे भारतीयता, भारत, भारतीय, ये प्रत्यय लगने से भारतीय हो गया, तो एक प्रत्यय ये लगा, ऊपर से क्या लग गया, ता, तो भारतीयता, ये और ता, ये दोनों प्रत्यय लगे हैं। और दयालुता, दया, आलू, आलू प्रत्यय होते हैं तो दयालु शब्द बना, और ता ऊपर से लग गए, ये हो गए दयालुता। बनावटी, है ना, बनावट में आवट, बन शब्द हैं, आवट और ई, बनावटी हो गए। तो इस तरीके से कुछ प्रत्यय होते हैं क्या, जो दो दो प्रत्यय एक साथ लगते हैं, उसके मैंने आपको उदाहरण बताया। बच्चे, मैंने आपको पाठ 7, अध्याय 7 और अध्याय 8 के बारे में बताया, प्रत्यय और उपसर्ग, है ना। तो आप पुस्तक के उदाहरणों को पढ़ेंगे, वीडियो को देखकर समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चे आप सभी का।